हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने कहा कि बिल्कुल इस क्लास को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। आइए भारतीय इतिहास के जिस पॉइंट पे लास्ट वाले क्लास में ख़त्म किए थे उसके अगले वाले पॉइंट से अगले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला, प्राचीन भारत का इतिहास में प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत का क्लास दिया जा चुका था, यानी कि 2 पेज हम लोगों ने देखा था। आज के इस क्लास में पाषाण काल देखना है। आइए पाषाण काल को देखते हैं, समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के व्यू से है, इसलिए क्लास को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अभी से तैयारी अच्छे से करिए, एक एक सवाल पे पकड़ बनाइए। काफ़ी जल्द आपका प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएगा। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का जो श्रेय है ये रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। किसे जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। किस चीज़ का? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय। मानव इतिहास का प्रारंभिक अगर काल पूछेगा क्या है तो वह है पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का यूज करते थे। तो प्राचीन समय में लोग रहते थे ना, औजार वगैरह बनाने के लिए अस्त्र शस्त्र बस पत्थर से वो लोग क्या करते थे? औजार बनाते थे, क्योंकि काफ़ी कुछ वहाँ पे उनको मिला नहीं था, उतना डेवलप हुए नहीं थे वे लोग। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का खंड था भारत। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? उसे पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जानते थे। भारत में मानव के सबसे पहले अगर पूछेगा साक्ष्य कहाँ पर मिला तो नर्मदा घाटी, जगह का नाम पूछेगा तो हथनौरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मानव के बारे में सबसे पहले पता हथनौरा से चलता है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। जुते हुए खेत, मतलब खेत जो जोता जाता है अभी के समय में, उस टाइम में जो जुता हुआ खेत मिला वो कहाँ पर, किस जगह पर? जगह का नाम है कालीबंगा। जैसे बिहार है, दिल्ली है, भागलपुर है, आप जगह का नाम जानते हो, उसी तरह से आपको कालीबंगा याद रख लेना है। कालीबंगा कहाँ पर है यह आगे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में हुई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में हुआ है वृहद पाषाण स्मारक की पहचान। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन कह रहा है, अस्थायी परमानेंट वाला जो लोग रहना स्टार्ट किए थे, कहाँ पर? मेहरगढ़ में रहना स्टार्ट किए थे। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो आपको तांबा ध्यान रखना है, लोहा वगैरह के बारे में पता भी नहीं था उस वक्त। तो वह धातु कौन सा था? तांबा था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। प्रस्तर युग, यानी कि भाई स्टोन एज के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ के लोगों के पास पहले घरेलू पशु अगर पूछेगा कौन सा हुआ करता था तो वह क्या था? तो वह था कुत्ता। कुत्ता रहता था इंसान के घरों में, ठीक है। पहले भी था, अभी भी था, वफादार था, वफादार है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रूफ है, समय है, वो किस समय को माना गया है? वो रहा है मध्य पाषाण काल, ठीक है। पशुपालन मतलब जानवर को रखना स्टार्ट किए थे लोग कब? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो सबसे प्राचीनतम प्रूफ हैं वह जगह बताइए कहाँ से मिला है? वो आदमगढ़ से मिला है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। मानव के द्वारा खाद्यान्नों की कृषि अगर पूछेगा सबसे पहले कहाँ? नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? जौ। मानव के द्वारा सबसे पहले किसका यूज किया गया था? जौ का यूज किया गया था। गेहूं वगैरह का कोई जगह नहीं था वहाँ पर। चोकोलिथिक युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग के नाम से, जिसे आप कॉपर एज कहते हो।
चाकोलिथिक करके हैं, ध्यान रखिए, चाकोलिथिक ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। ताम्रपाषाण युग को चाकोलिथिक युग कहा जाता है। आप जब सिक्स्थ का जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना, वहीं पे आपको यह देखने को मिल जाएगा। ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, 6th क्लास की एनसीईआरटी से है। और आपको पता है 6th क्लास के ही 6 से स्टार्ट होकर के 9, 10, 11, 12 तक के एनसीईआरटी से आपके एग्ज़ाम में सवाल तैयार किया जाएगा। देखिए, इनाम गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दायमाबाद महाराष्ट्र में। नवदा टोली महाराष्ट्र। नेवासा महाराष्ट्र। ताम्रवती वैसे कहाँ पर? आपको राजस्थान ध्यान रख लेना है। इनाम गांव काफ़ी बार पूछा जाता है। यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक का स्थल है यह। नवदा टोली जो कि महाराष्ट्र में है, उत्खनन जो है मतलब खोज किए थे किसने? तो HD सांकालिया ने। यहाँ पे चित्रित काले मेदभांड मिला, मतलब वो जो घड़ा होता है ना, घड़ा मिला है। ठीक है, किस कलर का? काला। इस पर पिक्चर वगैरह फोटो वगैरह कुछ जो बना था वो काले कलर का था, ब्लैक। नेवासा महाराष्ट्र में है। पटसन का पहला साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चक्र निर्मित बर्तन के प्रूफ मिले हैं। कहाँ से? नेवासा महाराष्ट्र से। ताम्रवती राजस्थान, यहाँ से काले मेदभांड सफ़ेद रैखिक चित्र से सजे हुए रहते थे। ध्यान रखिएगा, नवपाषाण शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। कोई एक शब्द होता है ना जो कहा जाता है किसने दिया था, आपको ध्यान रखना है। नवपाषाण शब्द ना 1865 में 1865 में नाम क्या था? सर जॉन लुबाक, इन्होंने ही नाम दिया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक का नाम जॉन मार्शल बताइएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो होता है ना, सर्वे ऑफ इंडिया जो था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके पहले महानिदेशक का नाम क्या था? नाम था उनका जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश है, यहीं से प्राप्त हुए हैं। कुम्भकारी मिट्टी के बर्तन जो बनाने की कला होती थी, यह सबसे पहले कहाँ से? नवपाषाण काल के समय से पता चलता है। कुम्भकारी होता था जो कि सबसे मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने की एक कला हुआ करता था, वो सबसे पहले प्रमाण उसका कहाँ से मिला है? नवपाषाण काल से मिला है। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? पेबल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति क्या है? फेमस है। माइक्रोलिथ औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार मध्यपाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। बेलन घाटी से जो प्राप्त औजार है वो किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक मतलब जो हंटर होते थे वो लोग, यानी कि शिकार करके जो खाते थे, और खाद्य संग्राहक जो फूड गैदर करना मतलब इकट्ठा करने का जो समय पीरियड है वो पुरापाषाण काल में रहा था। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। कब? ताम्रपाषाण काल में। कहाँ के लोग? महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के जो नीचे, यानी घर के नीचे में उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर दफनाते थे। अभी भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही रखा जाता है। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? कह रहा है कि भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मतलब सबसे पुराना वाला जो पता चला है मध्यपाषाण
मध्यपाषाणकालीन स्थल वह कौन सा है? तो वह है महदहा और सराय नाहर। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरा पाषाण काल में बताएंगे। क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सबसे पहले कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त हुआ था। अग्नि का उपयोग करना मानव ने कब स्टार्ट किया था? नवपाषाण काल में। मानव अग्नि का प्रयोग कब स्टार्ट किया? नवपाषाण काल में, लेटेस्ट टाइम में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिला है शिवालिक की पहाड़ी से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थान है मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? वह भी मेहरगढ़ से ही मिले हैं। कपास और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। और अगर पूछेगा कि नवदा टोली है कहाँ पर, आपको ना इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य याद रखना पड़ेगा। और आगे आप देखेंगे सेट में आपको देखने को मिलेगा, पूछा भी जाता है नवदा टोली है कहाँ पे। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? सराय नाहर, राय से। गौरिक मेदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से। गौरिक मेदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल जिसमें कि मोहनजोदड़ो, चुनहोदरो, सूतकांगे रोड, हड़प्पा, कोटदीजी, जो कि पाकिस्तान में कह रहे, ये पाकिस्तान में सभी स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नवपाषाण कालीन जो स्थल है अभी तक आपने पढ़ा, समझिए। बुर्ज होम है कहाँ पर? कश्मीर में। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रूफ मिला है, कहाँ से? बुर्ज होम से, जो कि कश्मीर में पड़ता है। दूसरा है गुफ कराल, यह भी कश्मीर में है। यहाँ पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मेजबानों का प्रमाण, सिलबट्टा और हड्डी से बना हुआ सुई के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? गुफ कराल से। गुफ कराल है कहाँ पर? कश्मीर में। बुर्ज होम कहाँ पर है? यह भी है कश्मीर में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंट के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। गेहूं 3 तरह का गेहूं का प्रकार, जौ 2 तरह का जौ होता था, कच्ची ईंट के आयताकार इस तरह से रेक्टेंगल वाला मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन, यानी कि जो सबसे पुराना अस्थायी परमानेंट कह रहे हैं कि अस्थायी निवास जो करने लगे थे लोग, या कहाँ पर? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से पता चलता है। महदहा उत्तर प्रदेश में है। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? महदहा उत्तर प्रदेश से। क्या मिला है? गोलाकार झोपड़ियाँ। गाँव में आपने देखा होगा ना, ऐसा तो नहीं, हाँ ऐसा कह सकते, इस तरह से झोपड़ियाँ, इस तरह का गोलाकार वाला जो कंडीशन में होता था, कुछ इस तरह के झोपड़ियों के बारे में कह रहा है। और पशुबाड़ा मतलब जो पशुओं का रखने का, कहीं ढेर सारा इकट्ठा करके रखने का जो जगह होता था, वो कहाँ पर? महदहा उत्तर प्रदेश में मिला है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए, किसका? धान की खेती का। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर धान का प्रूफ मिला है। और कह रहे हैं ना, यहाँ जो धान का प्रूफ मिला है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना धान है, मतलब भारत से ही धान की खेती स्टार्ट हुई है, कहने का ये मतलब है, ये प्रूफ मिलता है। संगलन कल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में। राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख का टीला जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल कर्नाटक में है। राख का ढेर
और निवास स्थल के साक्ष्य मिला है। कहाँ से? पिकली हल से। उत्तर प्रदेश में है चौपानी मांडू, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण और हस्त निर्मित मतलब हाथ से बनाया हुआ मेदभांड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडू से। सारू तारू कहाँ है? असम में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। दाऊजली कहाँ है? असम में। देखिए, सातुराव गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मेदभांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सारूतारू असम से। चिरांद बिहार में है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ से एक सवाल आएगा। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरण के सींग से बना हुआ था। हड्डी का उपकरण मतलब औजार वगैरह को छूट कर उस तरह से बनाया जाता था। कहाँ? चिरांद बिहार, आपको ध्यान रख लेना है। फिर है आपका दाऊजली। दाऊजली कहाँ? इसके लिए आपको बताना होगा असम। कृषि का जो कहिए कि पशुपालन का प्रूफ मिला है ना, ये कहाँ से मिला है? दाऊजली से प्राप्त होता है, असम में है। अब आइए चलते हैं हड़प्पा सभ्यता को अब देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसे ध्यान से देखें और यहाँ पे पकड़ बनाएं। एनसीईआरटी सार संग्रह कहने का मतलब है मोस्ट वीवीआई जो भी क्वेश्चन है बस वही यहाँ पे दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के समय को रखा गया है। हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक, मतलब पिक्चर के थ्रू पता चलता था लिपि। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। खुदाई करके पता चला है किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कौन सा जिले में? लारकाना जिला है। 1922 में खोज हुआ था। नदी अगर पूछेगा तो आपको सिंधु नदी बताना है। सिंधु के तट पे है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा की शुरुआत पूर्व आर्य काल से हुई है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना सिंधु जो जगह जैसे पटना है, पटना के लोग पटनावासी कहलाते हैं ना, कटिहार के लोग कटिहारवासी कहलाते हैं, इंडिया के लोग इंडियावासी कहलाते हैं, भारतवासी कहलाते हैं। उसी तरह से सिंधु जो जगह था वहाँ के रहने वाले लोग तांबा में टीन मिला दिए, बना दिए कांसा, इसीलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहना स्टार्ट हो गया है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा की सभ्यता जो समकालीन है, इक्वल में सभ्यता था, रंगपुर कहाँ पर? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ करता था? दुर्ग होता था ऊपर वाला एरिया और निचला नगर होता था निचला नगर। ये प्राचीर मतलब दीवार वगैरह से घिरा हुआ होता था, तो ये था जगह कालीबंगन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा हुआ? सर जॉन मार्शल के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? यहाँ पे लोहा बताइएगा। हड़प्पा वाले जो लोग थे ना, क्या वे लोग लोहा का यूज करते थे? जवाब है कि शायद नहीं, क्योंकि अभी तक प्रूफ में तो लोहा कहीं से नहीं मिला है। अच्छा, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा किया करते थे। कहाँ के लोग? सिंधु घाटी के लोग। उत्खनित
प्रमाण जो मिला है खोद करके अभी तक जो प्रमाण मिला है खोजने से, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली यानी कि हरियाणा, घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? धौलावीरा कहाँ पर? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से हुए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सही जवाब है धौलावीरा। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार होता था वर्गाकार। हड़प्पा काल में मोहर होता था ना, मोहर अभी के समय में मैक्सिमम मोहर आप कुछ इस तरीके का देखते हो, कहीं पे भी मोहर लगता है आयताकार रहता है, उस वक्त कैसा था? वर्गाकार आपको बताना है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि जो है प्राचीन रूप क्या था? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से उठ के आया है देवनागरी। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ पर? भारत में हुई है। कपास की खेती सबसे पहले कहाँ? भारत में हुई है। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सैंधव सभ्यता हम लोगों का था, इसी के इक्वल में था मिस्र का सभ्यता, वहाँ पर भी लोग रह रहे थे उस वक्त, और वे नील नदी के तट पर बसा हुआ था, विकसित हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऋषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से मिला है? तो वह मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, बताइएगा। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर मिली है कालीबंगन से। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण किया हुआ सिंह युक्त देवता का मोहर कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता अगर पूछेगा, सुमेरियन सभ्यता था। सुमेरियन सभ्यता के लोग सबसे पहले लेखन कला का शुरुआत किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? मेदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को कह रहा है कि आर्य से पहले की सभ्यता रखे जाने का रीजन मेदभांड था। भारत में किस प्रकार के मेदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काला पॉलिशकृत मेदभांड आपको बता देना है। भारत में किस प्रकार के मेदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माना गया है? उत्तरी काला पॉलिशकृत मेदभांड सही जवाब है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू, फिगर के थ्रू बताने का कोशिश किया गया है हड़प्पा की सीमा कैसे कैसे था। देखिए, हड़प्पा अगर इस जगह पे था, इस साइड आपका दैमाबाद महाराष्ट्र है, जस्ट अपोजिट साइड ऊपर में आपको जम्मू कश्मीर, ठीक। फिर इधर आलमगीर उत्तर प्रदेश है, सुदकांगेडोर पाकिस्तान, बलूचिस्तान आपको इधर ध्यान रखना है। यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये याद कर लेना है। अब आते हैं वैदिक काल पे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैदिक काल, ध्यान से देखिए। वैदिक काल का सबसे पहला पॉइंट है वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद का नाम आप अच्छे से जानते हैं, ऋग्वेद है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य मतलब होता था श्रेष्ठ। आर्य मतलब क्या होता था? श्रेष्ठ हुआ करता था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं?
तो 1028 यानी कि 1028 आपको सूक्त याद रखना है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है 10, सूक्तों की संख्या है 1028। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता था? त्रयी मतलब 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए यूज करते थे त्रयी। ध्यान रखिए, पूछा जाएगा त्रयी नाम से किसको किसको? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जानते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है अथर्ववेद को जानते हैं? क्या बताइएगा? अथर्ववेद को नहीं, त्रयी के नाम से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ही बस जानते हैं, सामवेद को नहीं, अथर्ववेद को नहीं जानते हैं, यह ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। यज्ञ वगैरह जो किया जाता था ना, ये यजुर्वेद से पता चलता है। 4 वेदों में से किस एक वेद में जादू टोना और वशीकरण के बारे में दिया हुआ है? ये अथर्ववेद में है। जादू टोना अपने वश में करना, ये सारा जो होता था ना, ये अथर्ववेद में दिया गया है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर उपनिषद क्या है? आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है जो देवता सोम को समर्पित है। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आपको कठोपनिषद याद करना है, याद रखना ही रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद हुआ है, कठोपनिषद में हुआ है, ध्यान रखेंगे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेयी के थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेयी के थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में किया गया है? उपनिषद में। मोक्ष वगैरह मिलने के बारे में उपनिषद में चर्चा है। वैदिक नदी अस्किनी, वैदिक नदी का नाम याद रखिए, अस्किनी। इसकी पहचान किस नदी के रूप में हुआ है? चिनाब के रूप में। चिनाब को आप अस्किनी के नाम से जानते हो और ये वैदिक नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे पहली सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम आपको क्या बताना है? सिंधु सही जवाब है। देखिए, वैदिक समय में ना कुछ कुछ शब्द थे, समझिए। पहले कहा जाता था अघन्या, मतलब जिसका वध नहीं हो, वह कौन सा है? गाय है। गोपा राजा को कहा जाता था। गोहंता कहिए या गोहन अतिथि को कहा जाता था। गौमत धनी व्यक्ति। गविष्ठ गेशु गम्य युद्ध को कहा जाता था। जैसे दुहिता है, दुहिता इसके लिए पुत्री। धान्य मतलब अनाज। धन मतलब मरुस्थल। उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि। खिल्य मतलब पशुचारण योग्य भूमि। सीता मतलब हल से बनी नालियाँ। अब यहाँ पे देखिए, सीता मतलब हल से बनी नालियाँ होता था, खिल्य मतलब पशुचारण योग्य भूमि होता था। कितना ज़्यादा बदलाव आ चुका है। जैसे अभी पापा या कुछ समय पहले पिताजी कहा जाता था, अब पिताजी से क्या हो गया है? अभी क्या क्या यूज किया जाता है? मॉम, डैड, है ना, पॉप, मॉम, ये सभी वर्ड आ रहा है। तो हो सकता है 200, 400, 500, 1000 साल के बाद पिताजी से कुछ ऐसा बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, जो यहाँ पर लिखा जाएगा कि पिताजी किसको कहते हैं। लेटेस्ट यहाँ पे जो भी नाम बनकर तैयार होगा वह लिखा जाएगा। यहाँ पे कहने का बस इतना ही मतलब था। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का कह रहा है कि संकलन करता है? यहाँ पे आपको बताना है सामवेद। क्या बताइएगा? सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से पता चलता है। क्या पता चलता है? वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। कहाँ पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल में था। ठीक है।
और 10 ही मंडल है ऋग्वेद में, यह भी याद रखिएगा। सबसे लास्ट में कास्ट सिस्टम के बारे में है। सूक्त यहाँ पर कितना अभी आपने देखा था 1028। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का हुआ करता था। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? ये बृहस्पति को मानते थे। वैदिक देवता का जो पुरोहित है वो किसे? बृहस्पति को माना गया है। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। ध्यान रखें, फिर से समझिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, मगर परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए, किस वस्तु के लिए कह रहा है किया जाने लगा? तो क्वाइन यानी कि सिक्के के लिए होने लगा था। किसका? निष्क शब्द का प्रयोग। पुरुष मेध प्रथा, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये ना शतपथ ब्राह्मण में पता चलता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है, इसे आपको खुद से देखना है, इसे याद करना है। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप चाहेंगे तो जूम करके अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे कुछ कुछ बात है जिसे देख लेना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए, जैसे में कि ऋग्वेद है, ठीक है, इसमें कितना सूक्त है, मंत्र 1028 है। सामवेद में 1875 मंत्र है। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। ईरान से भारत में आने की सूचना किस अभिलेख से पता चलता है? ईरान से कौन आए थे? आर्य। आर्य के आने की सूचना पता चलता है बोगाचकोई अभिलेख से। एक अभिलेख है, इसका नाम क्या है? नाम है बोगाचकोई। यहाँ से क्या पता चलता है? ईरान से जो भारत में आर्य लोग आए थे ना, उसके बारे में पता चलता है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा गया है? अंग और मगध को। गोत्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर? ऋग्वैदिक काल में हुआ है। किसका प्रयोग? गोत्र का। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सबसे ज़्यादा प्राचीन माना जाता है। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद संहिता का दूसरा से 7वां मंडल है ना, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि और कर्मकांड में होता था। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें? बलि देने में और कर्मकांड में होता था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध हुआ था। किस राजा के बीच में? किस नदी के तट में हुआ था? तो प्रोशनी में, रावी नदी के तट पर हुआ था। 10 राग मतलब 10 राजाओं का युद्ध था। आगे हिस्ट्री में से देखेंगे। दशराग युग का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? आर्य लोग ना पशुपालन और कृषि किया करते थे। मुख्य काम उनका क्या था आर्यों का? तो ये पशुपालन करना और कृषि करना। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? जौ के लिए हुआ है। यव जौ, यव जौ। कब? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या हुआ? यव किसके लिए? जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति, इसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति, आप नाम ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के बारे में पता चलता है कहाँ से? ऋग्वेद के 3रे मंडल से पता चलता है गायत्री मंत्र के बारे में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता? इंद्र को समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। पूर्व वैदिक आर्य में आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन? इंद्र था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था?
गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से आया है? मुंडकोपनिषद से उठकर आया है। काफ़ी बार यह सवाल पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे जो ऋग्वैदिक नदी है, अभी का नाम यहाँ पे है और पुराना नाम यहाँ पे। देखिए, विस्तता न झेलम को कहते थे, ठीक है। झेलम का पुराना नाम क्या? विस्तता। विपाशा व्यास। दृष्टवती या दृष्टदती कहते थे घग्घर को। कुरुभु कुर्रम को। कुंभा काबुल को। सदानीरा गंडक को। अभी का जो गंडक है ना, उसे पहले सदानीरा कहते थे। अस्किनी कहते थे अभी वाले चुनाव को। सतलज पुराना नाम है शतुद्री। गोमती पुराना नाम है गोमल। सिंध पुराना नाम है सिंधु। घग्घर का पुराना नाम है सरस्वती। सोहन का पुराना नाम है सुषोमा। स्वात का है सुवास्तु। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? मूल लिपि आपको ब्राह्मी बताना है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु मतलब जिंदगी जीने के लिए जो उनका काम था, व्यवसाय था, उनके हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले जो टीचर होते थे उसे उपाध्याय कहते थे। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जयमिति से है। शुल्ब सूत्र जो है कहाँ से? जयमिति से संबंधित है। अस्तु मां सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? ये ना बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अस्तु मां सदगमय कहाँ से? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता पूछेगा चिकित्सा से। ज्ञानवल्लम गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ये ना बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। कब? वैदिक काल में। कब के बारे में बात हो रहा है? वैदिक काल में। सबसे लंबे यानी लंबे समय तक, काफ़ी दिन तक जो महिला लड़कियां शादी नहीं करती थी उसे अमाजु कहते थे। क्या कहते थे उसे? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो वैदिक काल में द्विज श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल हुआ करते थे। यहाँ पे एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। इसे नदी तमा यानी कि नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। क्या कह रहे हैं ना, ऋग्वेद में यहाँ से बहुत बार सवाल बन चुका है ऋग्वेद में, ठीक है। किस नदी को? सरस्वती नदी को। सवाल बनेगा सरस्वती नदी को किस समय पीरियड में, किस वेद में? आपको बताना है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या किया गया है? सबसे पवित्र बताया गया। सबसे पवित्र, जैसे अभी गंगा को माना गया है तो वैसे ऋग्वेद में सरस्वती को माना गया था। इसे नदी तमा मतलब नदियों की माता की संज्ञा दी गई थी। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। और भी इसका अगर आपको क्लास देखना हो, प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको इसका और भी काफ़ी सारा क्लास मिल जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का यह क्लास आपके लिए था।